हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल की सीरीज के टॉपिक मतलब लेक्चर नंबर 2 में। अभी तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सीरीज क्लास 12 के बच्चों के लिए भी है, बीकॉम के बच्चों के लिए भी है, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अटेम्प्ट लग भी गए हैं, उन सभी बच्चों के लिए है जिनका चाहे कोर्स हो भी गया हो। ये सीरीज आपके अकाउंट के बेसिक फंडामेंटल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है भाई, इस इक्वेशन को तैयार करा है भाई, ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट आई कहाँ से है। डिटेल जानकारी चाहिए तो पीछे से वापस अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देखें। फिर हमने उसी इक्वेशन को बैलेंस शीट में सेट करा और इस बैलेंस शीट को समझा। इसके बाद हमने देखा अकाउंटिंग प्रोसेस, भाई अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग कैसे होती है, स्टार्ट कैसे होती है और फाइनल अकाउंट तक हम कैसे पहुंचते हैं, रेक्टिफिकेशन एरर कैसे होता है, ये चार्ट को भी हमने समझा था। थोड़ा सा और व्यूज देख लेते हैं वापस भी हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, इसके बाद हमने देखा भाई हम जब जर्नल बनाएंगे तो कौन कौन से अकाउंट्स खुलेंगे, मतलब व्यक्तिगत खाते खुलेंगे, पर्सनल अकाउंट, हम व्यक्तियों के साथ बिजनेस करेंगे तो व्यक्तियों के अकाउंट्स ओपन करेंगे। सेकेंड, हम बिजनेस करेंगे वस्तुओं का तो वस्तुओं का अकाउंट ओपन करेंगे, रियल्स के खाते खोलेंगे। तीसरा भाई हम इस बिजनेस को चलाने के लिए हमें खर्चे करने पड़ेंगे, इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा, नॉमिनल्स अकाउंट्स खोलेंगे। तो 3 तरह के अकाउंट्स खोलेंगे, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स। ये 3 तरह के अपन ओपन करेंगे अकाउंट्स जर्नल में एंट्री के थ्रू, ये हमने देखा। अब इसके बाद हमने देखा ये जो पर्सनल अकाउंट है सर, हम व्यक्तियों के साथ व्यापार करते हैं तो व्यक्ति एक प्रकार का नहीं होता। कॉमर्स की लैंग्वेज में व्यक्ति भी 3 प्रकार के होते हैं, वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती है। ये लगभग कॉमर्स के हर बच्चों को पता है कि वस्तु 2 प्रकार होती है, दिखने वाली और नहीं दिखने वाली। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लोगो, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है सर, इनटेंजिबल एसेट है और ये टेंजिबल्स है। और पर्सनल अकाउंट्स भी कितने प्रकार हो गए, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे कैपिटल, ड्राइंग, टैक्स पेबल्स, बिल्स पेबल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम। इन चीज़ों में बच्चों को दिक्कत ज़्यादा आती है क्योंकि इन पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। इस चार्ट को भी हमने समझा भी, ये कितने प्रकार के पर्सन होते हैं और कितने प्रकार की वस्तु होती है और कितने नॉमिनल अकाउंट किनको बोलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच गया है, वो करते हैं, फिर अपन जर्नल को स्टार्ट करते हैं। अपन समझते हैं परचेज और सेल्स के साथ डेटर और क्रेडिटर के कॉन्सेप्ट को। मान लो भाई हमने करा परचेज, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, और हम करते हैं सेल्स, तो हमको रिजल्ट मिलते हैं 3। सर रिजल्ट 3 कैसे मिलेंगे, एक तो मिलेगा भाई प्रॉफिट, एक मिलेगा लॉस, तीसरा मिलेगा स्टॉक। जैसे ही हम माल खरीदते हैं बिजनेस में स्टॉक आ जाता है, वैसे ही परचेज से ही स्टॉक आ जाता है, तो स्टॉक तो स्टार्टिंग से ही मिल जाएगा। 100 बोरी माल खरीदा है, 80 बोरी बेच दिया, पीछे कितने बोरी बचा सर, 20 बोरी, वो क्या है, स्टॉक है। तो अब आपको समझ में आया ना, स्टॉक भी बनता है। 100 बोरी खरीदा हमने लाख रुपए में, उसमें से मान लो उस सबको 1,20,000 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, 80 में बेचा तो लॉस हुआ, उसमें से कुछ बचा हुआ माल है तो स्टॉक पड़ा है। परचेज और सेल से 3 चीजें निकलती है, ठीक है। अब अपन करेंगे क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट। क्रेडिटर कैसे बनता है, जैसे कि ये है भी अपना बिजनेस में, ये करेगा परचेज, तो परचेज करेगा 2 तरीके से, एक तो करेगा कैश परचेज और एक करेगा क्रेडिट परचेज, उधार करे, है ना। क्रेडिट परचेज जब करेगा तो किससे करेगा, किसी आदमी से करेगा। जब भी ध्यान रखो, जब भी हम कैश परचेज करते हैं ना, मार्केट में अपन गए खरीदने माल, 100 दुकान से माल खरीदते हैं, सभी होलसेलरों के पास जाते हैं, हाँ भाई इतने का माल दे दो, इतने का दे दो। क्या अपन किसी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लेके आते हैं, क्या लाते हैं तो जानकारी के लिए लेके आते हैं, बाकी अपन ये रिकॉर्ड बुक्स में उनकी एंट्री नहीं करते भी उसका उधार है, नहीं करते। जब भी अपन माल उधार परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, तब उस आदमी की डिटेल लेके आते हैं। परचेज फ्रॉम मोटू, मान लो हमने इस मोटू से माल खरीदा है ना, तो ये जो हमने क्रेडिट परचेज इस मोटू से की, ये मोटू अपने लिए क्या बन गया सर, क्रेडिटर बन गया। जब भी हम किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदेंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा सर, ओके। अब उस क्रेडिटर को अपन करेंगे पे, ये बिजनेसमैन इस मोटू को पे करेगा फ्यूचर में। तो पे करने की कौन कौन से तरीके हुए, कितने तरीके से पे करेगा। नंबर 1 कैश दे सकते हैं, मान लो हम माल खरीद के आए, 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने भर बाद मोटू आया हमारे पास, सर पेमेंट, ये पकड़ो चेक, या तो अपन चेक दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं। बिल्स पेबल, हमने एक बीपी लिख के दिया, भाई इतने 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको एक बिल मिल जाएगी, पेमेंट मिल जाएगा चेक के साथ, अपने वो पकड़ा दिया। परचेज रिटर्न, हमने माल खरीदा है, भाई साहब पैसे लेने, हमने कहा ये माल आधा खराब है, ये वापस ले जाओ, माल भी वापस चिपका सकते हैं उसको, परचेज रिटर्न कर सकते हैं, हमने जो खरीदा उसको रिटर्न कर सकते हैं। इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। जब हमने खरीदा माल आया इन हुआ, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। उसके बाद एक्सचेंज बाई अदर थिंग्स, या फिर मान लो वो हमसे पैसे लेने आ रहा है,
हम उससे कच्चा माल खरीदते हैं, हम कुछ माल बनाते हैं, वो उसने उसे पसंद आ गया, भाई ये वस्तु दे दो मुझे तो पेमेंट के बदले, तो हम किसी वस्तु को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आया हमसे पैसे लेने, हमारे वो कुत्ता लगा रखा है फैक्ट्री में, 2-3-4 कुत्ते पाल रखे हैं, वो ध्यान रखते हैं अभी फैक्ट्री का, तो उसको एक कुत्ता पसंद आ गया, भाई साहब यार 20,000 मांगता हूँ, ये कुत्ता कितने का, 20 का ले जाओ। हमने पेमेंट दिया नहीं, परचेज हमने करा, जब उधारी में करा, बाद में हमने उसको लाइव स्टॉक दे दिया। तो जरूरी नहीं है कि पैसा ही दे, तो इन रूप में इसको पेमेंट होगा। और भी इनकी डिटेल बढ़ेगी, बेड डेप्स है, डिस्काउंट्स है, खूब है, लेकिन अभी मेनली आप अभी इतना समझो, आगे इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेल्स की। एक तो होगा डेटर कॉन्सेप्ट, सेल्स से निकलता है डेटर कॉन्सेप्ट, परचेज से निकलता है क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी हम उधार परचेज करेंगे तो क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट निकलेगा, जब भी अपन उधार सेल्स करेंगे, क्रेडिट सेल्स करेंगे तो डेटर का कॉन्सेप्ट निकलेगा। मान लो ये बंदा बिजनेसमैन, सेल करी किसको, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स करी और क्रेडिट सेल्स करी। अब क्रेडिट सेल्स किसको करी, सेल टू बंटी, ये रहा अपना बंटी, इसको इसने क्रेडिट सेल्स कर दी, उधार माल बेच दिया। अब ये बंदा हमको पैसा देगा, हम इससे कैश रिसीव करेंगे सर, क्रेडिट सेल्स करेंगे, तब हम उसको बोलेंगे डेटर। अब ये व्यक्ति जो बंटी है, नाम इसका बंटी, अपने कॉमर्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे सर, डेटर। हमने जिसको उधार माल बेचा है वो अब हमारे लिए क्या बन गया है सर, डेटर बन गया है। ओके, अच्छी बात है। अब इस डेटर से क्या क्या रिसीव करेंगे भाई हम, ये बंटी हमको पैसे देगा, क्रेडिटर हमसे पैसे लेगा, ये डेटर हमको पैसे देगा। रिसीव फ्रॉम बंटी, बंटी से अपन क्या क्या रिसीव करेंगे, सेम हम कैश ले सकते हैं, उससे चेक ले सकते हैं, हम BR लेंगे, बिल रिसीवेबल। देखो BP क्रेडिटर को पे होता है, ये हमारी लायबिलिटीज है, ये सारी लायबिलिटीज है ना, हमने इसको जो जो पेमेंट देना है क्रेडिटर को, ये सारी क्या है लायबिलिटीज है, और ये सब क्या है एसेट है। हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, बिल रिसीवेबल के थ्रू पर पेमेंट कर सकते हैं, हमने माल जो बेचा वो वापस भी ला सकता है कि सर ये माल थोड़ा खराब आ गया वापस दो, सेल्स की भी माल वापस रिटर्न भी हो सकती है। तो सेल्स रिटर्न किससे होता है सर, सेल्स रिटर्न डेटर से होता है। परचेज रिटर्न हम किसको करते हैं, हमने जो इससे माल खरीदा हम परचेज रिटर्न क्रेडिटर को करते हैं। तो अगर मान लो हमने किसी को माल बेचा है, हम उसके पास पैसे लेने गए और वो पैसे नहीं दे रहा है, हम वो चीज पसंद आ गई उठा के ले आए, तो कैश के बदले कुछ और चीज भी लेके आ सकते हैं, अदर थिंग्स। तो इन सब का हिसाब किताब कैसा होगा, इसका भी अपन जर्नल में सीखेंगे। डेटर के साथ हिसाब किताब अपन कैसे करेंगे, क्रेडिटर के साथ अपन हिसाब किताब कैसे करेंगे, ये सारा का सारा अपन जर्नल में सीखेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब जर्नल के लिए अपन ने बुक में जो रूल्स दे रखे हैं, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर एक रूल्स बना हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब आने वाली वस्तु डेबिट होगी, जाने वाली वस्तु क्रेडिट होगी। ऑल एक्सपेंसेस, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको डेबिट करो, जो भी इनकम हो रही है उनको क्रेडिट करो, जो भी लॉस हो रहे हैं उनको डेबिट करो, जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं उनको क्रेडिट करो। तो ये आपके गोल्डन रूल्स दे रखे हैं बुक में। मैं चाहता हूं इनसे आप एंट्री ना करें, भाई करने की कोई जरूरत नहीं, इनसे नहीं करें तो सर किससे करें। कल हमने क्लास के लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कैश मेथड से। अपन एंट्री करेंगे कैश मेथड से। मान लो किसी से माल खरीदेंगे तो कैश जाएगा, माल किसी को बेचेंगे तो कैश आएगा। तो हमें बिजनेस में यही ध्यान रखना है भाई कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। जैसे हमारे इस केस में जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी उसमें सबसे पहले क्या हुआ, 4 लाख का बिजनेस में कैश आया, किससे, एक बिजनेसमैन से। 6 लाख का बैंक लोन का पैसा आया, किससे, एक बैंक से। तो कैश आया कितना, 10 लाख। फिर कैश थोड़ा थोड़ा गया। तो बिजनेस में या तो कैश आता है या कैश जाता है। कैश के ट्रीटमेंट होते हैं, दूसरे नॉन कैश के ट्रीटमेंट होते हैं। तो पहले अपन जितने भी बिजनेस में कैश ट्रीटमेंट होते हैं वो सब सीखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं एंट्री के साथ। उसके बाद अपन करेंगे नॉन कैश के ट्रीटमेंट को। नॉन कैश ट्रीटमेंट कोई ज्यादा नहीं होते, आप पता करो, दिमाग में लेके आओ ऐसे कौन कौन से लेन देन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें ना तो कैश आता है ना कैश जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, डेप्रीसिएशन। मान लो डेप्रीसिएशन हो गया, मशीन खरीदी तब कैश गया, मशीन बेचते हैं तो कैश आया। लेकिन जब साल के बीच में मशीन चली और घिस गई और एक हम मन से एंट्री करते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो यहां पर ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है। तो ऐसी कुछ ज्यादा एंट्रीज नहीं है, 9, 10, 12 एंट्रीज करना सीख गए ना तो सारी नॉन कैश की एंट्री करना सीख जाओगे। तो भाई साहब कैश मेथड से अगर आप जर्नल एंट्रीज करना सीख गए, एंट्रीज को समझना सीख गए ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बिजनेस में क्या होता है, एक तो कैश आता है, दूसरा कैश जाता है। कैश कम्स इन तो डेबिट करो, कैश गोज आउट तो क्रेडिट करो। अब मेरे पीछे थोड़ा सा दौड़ाओ, कैश कम्स इन डेबिट होता है,
कैश गोज आउट क्रेडिट होता है। सर जब भी बिजनेस में कैश आता है हम डेबिट करेंगे, जब भी बिजनेस से कैश जाता है हम क्रेडिट करेंगे। ओके, इसको अपन है ना जर्नल एंट्रीज में समझने से पहले छोटा सा एक एग्जांपल मतलब करते हैं, अपन एक चीज सीखते हैं। देखो एक मैं एंट्री लिखता हूं, उसको सीखना। मैंने लिखा कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी 1000 रुपए। दोनों एंट्री में क्या फर्क है सर? दोनों एंट्री में फर्क ये है, यहां पर तो कैश अकाउंट डेबिट है और यहां पर कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो भाई मेरा रूल्स क्या कहता है, कैश जब भी कम्स इन होता है, कम्स इन, तो उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट। जब भी कैश गोज आउट होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। जब भी कैश आता है तो डेबिट करेंगे, जब भी कैश जाता है तो क्रेडिट करेंगे। इस एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? सर इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, मतलब कि कैश आ रहा है। कैश क्या हो रहा है सर, आ रहा है बिजनेस के अंदर। ओके, अगर जब बिजनेस में कैश आएगा और वो आ रहा है रेंट का, इसका मतलब रेंट हमारे लिए क्या है सर, ये रेंट हमारे लिए इनकम है। रेंट का पैसा हमारे पास आ रहा है, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, वो आ रहा है रेंट का। इसका मतलब क्या हो गया, रेंट, यहां पर ये जो रेंट दे रखा है वो हमारी सर इनकम है। तो कहते हैं ना ऑल प्रॉफिट्स को और इनकम्स को क्रेडिट करो, तो करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा वो। आपको ये ध्यान रखना, कैश आ रहा है तो अपन डेबिट करेंगे, किसका आ रहा है रेंट का, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। चलो नेक्स्ट, यहां पे लिखा हुआ है कैश क्रेडिट में टू कैश। इसका मतलब क्या हुआ सर, कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर कैश जा रहा है, टू कैश। और डेबिट में क्या दे रखा है सर, रेंट। यहां पर रेंट क्या है सर, यहां पर रेंट खर्चा है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्यों है सर, बिजनेस से कैश जा रहा है बाहर और वो हम रेंट का जा रहा है। हम जो पे कर रहे हैं वो रेंट के लिए कैश पे कर रहे हैं, मतलब ये कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है, ये खर्चा है। तो ये खर्चे की एंट्री है और इनकम की एंट्री है। अगर आपको ये मेथड अच्छे से आता है तो आप एंट्री देख के बता सकते हो कि बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं या बिजनेस में लॉस हो रहा है। आ रही है बात समझ में? ओके सर आ रही है हमको। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं और हम आपको, छोटी सी बात है। हाँ, एक मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू मोहन अकाउंट 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, इस एंट्री का मतलब क्या हुआ भाई, कैश आया है कितना, 1000 रुपए, 10,000 रुपए। किससे आया, मोहन से। इसका मतलब मोहन से बिजनेस में कैश आया है 10,000 रुपए और मोहन हमसे पैसे अब मांगता है। ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ था मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 रुपए, यहां पर 8,000 रुपए। अब इस दोनों एंट्री को समझो। एक एंट्री में मोहन से पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में और एक एंट्री में मोहन को पैसा जा रहा है। आया कितना सर, 10,000 रुपए आया है। गया कितना, 8,000 गया है। अभी भी मोहन मांगता कितना है सर, 2,000 रुपए। तो भाई साहब अगर आप कैश मेथड से एंट्री करोगे तो एंट्री को देखते ही आप समझ जाओगे भी एंट्री में हो क्या रहा है। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। आ रहा है तो इनकम है, जा रहा है तो एक्सपेंसेस है। अगर कोई पर्सन के साथ आ रहा है, जा रहा है, तो मतलब कि कैश डेबिट और किसी पर्सन का नीचे व्यक्ति का नाम लिखा है, इसका मतलब कोई व्यक्ति हमको पैसा दे रहा है। और हमारा कैश क्रेडिट है और ऊपर पर्सन का नाम लिखा है, हमारा कैश जा रहा है तो किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हमसे पैसा ले रहा है। इस केस में मोहन हमको 10,000 रुपए दे रहा है और इस केस में मोहन हमसे 8,000 रुपए ले रहा है। इसका मतलब उसने 10 दिया और 8 वापस ले लिया, तो अब 2,000 रुपए और मोहन हमसे मांगता है। तो अब जर्नल एंट्री से अपन हिसाब किताब चेक कर सकते हैं। अगर आप घर पे भी हिसाब किताब करो तो ऐसे 100 रुपए का मिल्क कॉस्ट करके मिल्क करने की जरूरत नहीं है। कैश आपका गया तो कैश को करो टू कैश, किसका गया, मिल्क, मिल्क अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो आपने कोई सिलाई की मशीन खरीदी, कैश गया तो सिलाई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो आपका पुराना कोई फ्रिज पड़ा हुआ था, वो बेच दिया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेफ्रिजरेटर। मान लो पापा की सैलरी बिजनेस में आई है, नहीं सॉरी अपने घर पे आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फादर सैलरी। मम्मी की सैलरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मदर सैलरी। आपने मान लो लॉन्ड्री के पैसे पे किए हैं तो कैश गया है, तो लॉन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कि कैश कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया ना
तो आप नॉर्मली कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स आप करना शुरू कर दोगे। जैसे कंपनी में बैंक में पैसा आता है कंपनी के पास एप्लीकेशन का, तो एंट्री क्या होता है, कैश की जगह बैंक लग जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब एप्लीकेशन के पैसा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसका मतलब अलॉटमेंट के पैसे रिसीव हो गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वहां पे फर्स्ट कॉल के पैसे आ गए, मतलब कि अमाउंट रिसीव करने की एंट्री हुई। तो एक एंट्री होती है ड्यू की जो नॉन कैश हो, एक दूसरी एंट्री है कैश की जो रिसीव करने की है, वापस पे करने की। अगर कंपनी किसी को वापस पे करेगी तो वहां पर कैश डेबिट नहीं करेगी, वहां पर कैश क्रेडिट करेगी। तो अब आपको समझ में आना चाहिए भी 100 शेयर के पैसे वापस दे दिए, तो वापस दिए तो आपको एंट्री आना चाहिए ना, अच्छा उस शेयर होल्डर को पैसे वापस दिए तो टू कैश हुआ, मतलब वहां पर पैसा जाएगा। तो फाइनली इतना अब ज्यादा लेंथ में मत जाना, फाइनली अब ये सोचना है आपको, याद यही रखना है, जब भी बिजनेस में कैश आता है तो हम उसको डेबिट करेंगे, जब भी बिजनेस से कैश जाता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। इतना आप याद रख लो, बाकी सारा कॉन्सेप्ट मैं स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा आप लोगों का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्री सीखेंगे अब स्टेप बाय स्टेप हर एक एलिमेंट्स की। जितने मैंने चार्ट बनाया ना ये वाला, इस नेचुरल पर्सन की भी एंट्रीज करेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन की भी एंट्री करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव की भी एंट्री करेंगे, रियल में टेंजिबल की भी एंट्री करेंगे, इनटेंजिबल की भी, टेंजिबल और यहां बेटा इनटेंजिबल होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है ना, इनटेंजिबल्स रियल की भी एंट्री करेंगे और नॉमिनल की, इन सब की एंट्रीज करना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ, हम एक ऐसा खाता खोलेंगे सर, रिप्रेजेंटेटिव मतलब समझ गए आप, कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, हम एक ऐसे व्यक्ति का खाता खोलेंगे, उसका नाम नहीं लिखेंगे, किसी और का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे सर, मतलब उसने पैसे दिए उसके वाइफ का लिखेंगे? अरे नहीं भाई, हमें इतना पता होगा ये किस चीज का खाता है। जैसे कि मान लो व्यापार का स्वामी है, उसने पैसे दिए, तो व्यापार के स्वामी का नाम नहीं लिखेंगे, वहां कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्यापार के स्वामी को। ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्यापार के स्वामी को। टैक्स पेबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट को। तो ऐसे ऐसे खाते खुलेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की अपन सबसे पहले एंट्री क्या होगी, आ जाओ रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री करते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख से। राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 लाख रुपए से, और यहां पे लिखा हुआ विद कैश, तो अपन कैश से एंट्री करेंगे। कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो वहां पर सीए फाउंडेशन के बच्चे बैंक से एंट्री करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। आईसीआई इंस्टीट्यूट मानता है बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, बैंक अकाउंट ओपन होता है, बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे जमा किए जाते हैं, वहां से बिजनेस स्टार्ट होता है। क्वेश्चन जब साइलेंट हो, आईसीआई मटेरियल के हिसाब से आपको बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कैश से नहीं करनी है, अगर कैश लिखा हुआ नहीं हो तो वहां बैंक से करनी है। वो अपन जब इस फाउंडेशन की क्लास के बाद फंडामेंटल जब अलग होंगे तो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो मैं साथ साथ कराता रहूंगा। तो अभी अब इस चीज को समझते हैं। राम स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विद कैश ₹1 लाख से, तो भाई साहब ये है बिजनेस और ये है राम। राम ने 1 लाख रुपए बिजनेस में जमा करा है, तो अपन यहां बैठ के हिसाब किताब करेंगे। तो बिजनेस में हमारे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, सर बिजनेस में कैश आ रहा है। किससे आ रहा है, बिजनेसमैन की वजह से आ रहा है। तो इस राम का तो नाम नहीं लिखेंगे अपन, बिजनेसमैन की वजह से पैसा आता है तो वो कैपिटल बन जाता है, हम सर कैपिटल से एंट्री करेंगे। तो भाई साहब ये बिजनेसमैन ने पैसे दिए बिजनेस को, बिजनेस के अंदर ये बैठे मुनीम जी अपना लैपटॉप लेकर, ये इस चीज की अब एंट्री करेंगे। तो इन्होंने निकाला जर्नल। अब इनको पता है कैश कम्स इन, कैश से भी आता है डेबिट होता है, कैश से भी जाता है क्रेडिट होता है। अब बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से, 1 लाख रुपए से। अब सर अब बच गई बात क्रेडिट की, तो टू क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कितने से, 1 लाख से। नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फाइनली जब बिजनेस में कैश आया तो हमने डेबिट करा, किससे आया, बिजनेसमैन से, तो उसका राम का नाम लिख के टू कैपिटल लिख देंगे। रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री हो गई, रिप्रेजेंटेटिव फीस। अब एंट्री समझ में आई, कैश मेथड को फॉलो करो, बहुत ही अच्छा होगा, आपको अकाउंट्स इजीली समझ में आने लग जाएगी। धीरे धीरे आप अकाउंट्स क्रिएट करना शुरू कर दोगे। जनरल एंट्री से आप बैलेंस निकालना शुरू करोगे। जैसे भी हमने निकाला, माउंट से कैश 10,000 आया, 8,000 गया, पीछे उसका बैलेंस 2,000 अभी बाकी है, तो बैलेंस भी तक मान लो समझ लो मैंने आपको समझा दिया। तो अब उससे आया और 8 गया, 2,000 अभी भी वो हमसे ले रहा, मांग रहा है, मतलब क्रेडिटर है, तो अभी जब ने नहीं दिए और साल पूरा हो गया तो 2,000 में बैलेंस शीट में डाल देंगे क्रेडिटर के रूप में। आ रहा है ना समझ में। तो जर्नल एंट्रीज अगर आपकी अच्छी है, जर्नल को आप बैलेंस की तरीके से पढ़ते हो, है ना, कैश आया कितना, गया कितना। मान लो 1 लाख रुपए का कैश आया, 80,000 का कैश वापस गया, डेबिट 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 सारे कैश जोड़े 1 लाख रुपए हो गया। क्रेडिट सारे कैश जोड़े 80,000 रुपये हो गया। मतलब सर आया तो 1 लाख है, गया 80,000 है, पीछे 20,000 बच गया, ऊपर बैलेंस शीट में लिख देंगे कि 20,000 हमारे पास कैश है।
आ रहा है ना समझ में? जर्नल एंट्री से ही आप बैलेंस निकाल सकते हो, इस तरह से पढ़ना है। जर्नल से आप फाइनल एडजस्टमेंट तक समझ में आ गया ना आपका, वहां पे इतना बैलेंस रहना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने, वो आपके सामने जर्नल फेंके कि ये लो जर्नल बताओ मेरे गले में कितना कैश है, आपको सर कैश बुक दे दो, कैश अकाउंट बता दो। अरे भाई जर्नल देखो ना, कैश आया तो एंट्री तो जर्नल से स्टार्ट हुई है ना। अकाउंटिंग स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर? जर्नल, बुक कीपिंग की फर्स्ट बुक है ना, उसमें देखो ना कैश कितना आया, कैश कितना गया, आया वो सारा डेबिट, गया वो सारा क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर आपके पास पड़ा है सर, फाइनल, दैट्स ऑल। कहाँ कैश बुक और बैंक कैश अकाउंट देखने की जरूरत है? हाँ भाई जर्नल में टाइम लगता है ना, खूब सारे जर्नल होंगे, काउंटिंग करना एक दो मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अपन कैश उसको धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं डे बाई डे कैश बुक में, कैश बुक से सिर्फ कैश अकाउंट में लेजर बना देते हैं, वो आगे चलता रहता है ऐसे मामला। तो फाइनली जर्नल से ही आपकी अकाउंट्स पे पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सर एंट्री देखती है हमको समझ में आना चाहिए ये क्या हो रहा है हमारे साथ, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है तो व्यक्ति से आ रहा है, किसी इनकम से आ रहा है, कोई वस्तु बेचने से आ रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ। आ गई समझ में? ओके सर आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन करेंगे नेचुरल पर्सन की, फिर करेंगे आर्टिफिशियल की, फिर रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे धीरे 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 आगे चलेंगे। एक बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री मैंने बता दी। अब चलते हैं नेचुरल पर्सन की। नेचुरल पर्सन में कौन कौन से हैं? जैसे मान लो राम, श्याम, मोहन, सोन, जिनसे हम उधार पैसे लेते हैं, उनकी एंट्री कैसे करेंगे? राम रिसीव फ्रॉम मोहन 50,000, और क्या लिखा हुआ आ सकता है? और रिसीव फ्रॉम मोहन 50,000 रुपीज, ये लिखा हुआ आ सकता है। ये राम मोहन से 50,000 रुपये लिए, किसके लिए लिए? इसने खुद के लिए लिए क्या? नहीं सर, तो इसने बिजनेस के लिए लिए। तो राम ले रहा है मोहन से पैसा, किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो हम बैठे हैं बिजनेस में वहां मुनीम जी बन के, तो हम देखेंगे गले में कैश आ रहा है कि जा रहा है। सर गले में कैश आ रहा है, कितना आया सर? 50,000 रुपया। तो कैश आया तो अपन करेंगे डेबिट, कैश गया तो अपन करेंगे क्रेडिट। कैश कम्स इन तो डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। ये एंट्री करेंगे। ये एंट्री कौन करेगा? ये मुनीम जी, इनको सब ये रूल्स पता है। अब ये देखो लैपटॉप लेके बैठे हैं, निकालेंगे लैपटॉप की स्क्रीन में जर्नल का पेज, ये निकाला जर्नल। वैसे आजकल एंट्री टेलिंग होती है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब कैश आया तो अपन क्या कर लेंगे? बिजनेस में कैश आया, कैश क्या हो जाएगा सर? बताओ आप लोग। कैश सर आता है तो डेबिट, तो ये कैश अकाउंट डेबिट, ये हुआ कैश अकाउंट डेबिट। 50,000 रुपए किससे आया सर? इस मोहन से आया, तो टू मोहन अकाउंट्स क्रेडिट। आई बात समझ में? बहुत आसान है, सिंपल और स्वीट्स मेथड है, इसी को फॉलो करना है। पाने वाले देने वाले से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देने वाला कौन है? मोहन, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। अब पाने वाला तो हमको पता ही नहीं चला, हमने कैश डेबिट करा, देने वाला मोहन है, इसको क्रेडिट करा। तो पाने वाले देने वाले की कंफ्यूजन में नहीं घुसना है, आने वाली जाने वाली वस्तु की कंफ्यूजन में नहीं घुसना है, और एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना है। उस गोल्डन रूल्स को अपने दिमाग में रखो, अप्लाई केस मेथड को करो। आप केस मेथड से पढ़ना शुरू करो मेरे साथ। मैं कहता हूं ये सीरीज आप कंप्लीट देखना, फाइनल अकाउंट तक मैं आपकी अकाउंटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। हर एक एडजस्टमेंट कैसे इफेक्ट करता है अकाउंट्स को वगैरह सब, अगर आपने जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक रेक्टिफिकेशन एरर सहित अगर आपने सारा कुछ सीख लिया ना, तो भाई साहब आपके फंडे क्लियर है। तो आपको अकाउंटिंग अच्छी आती है और आप अकाउंट्स के धुरंधर बन जाओगे। फिर आप चाहे टेली में काम करो, चाहे रियल लाइफ में काम करो, चाहे किसी बड़ी कंपनी में जाओ, चाहे आप सीए करो, अकाउंट्स का बेस और फंडामेंटल अच्छा है ना, तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो आपके सामने पड़े हैं उनको आप अच्छे से समझ सकते हो। मुझे जो आ रहा है ना, मैं जिस चीज़ों को अप्लाई करके समझता हूँ ना, वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। हर कोई टीचर से ऐसा नहीं करता। क्वेश्चंस पढ़ता है सॉल्यूशन देता है, क्वेश्चंस पढ़ता है सॉल्यूशन देता है। मैं आपको क्वेश्चंस में क्या चीज़ें अप्लाई करनी है वो चीज़ें समझा रहा हूँ साथ साथ। ओके बेटा, एकदम इजी वे में, आसान भाषा में कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ मैं। आ जाओ बेटा नेक्स्ट नेचुरल पर्सन में। और स्टार्ट हो गया बिजनेस, मोहन से पैसे भी रिसीव हो गए 50,000। नेक्स्ट 20,000 पेड टू मोहन। हमने मोहन को वापस कितने पेड कर दिए सर? 20,000। आ जाओ यहाँ, ये रहा राम, इसने पेड करा किसको? मोहन को। कितने हजार रुपए सर? 20,000 रुपए। क्या इसने अपनी जेब से करा? नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि पेड टू मोहन फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। नहीं, इसने कहाँ से पेड करा? सर इसने बिजनेस से पेड करा। तो हम यहाँ बैठे हैं, ये मुनीम जी यहाँ पर मतलब बैठे हैं और ये पता कर रहे हैं केस आ रहा है जा रहा है, तो बिजनेस से सर केस जा रहा है, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। अब अपन केस को क्रेडिट में करेंगे, टू कैश, तो ऊपर क्या कर देंगे? इसका नाम मोहन का। तो ये मुनीम जी बैठे हैं लैपटॉप लेकर, ये जर्नल का पेज निकालेंगे, एंट्री ठोक देंगे इसके अंदर। ठोका एंट्री भाई, टू कैश क्रेडिट कर दिया कितने हजार से? 20,000 से। डेबिट क्या हो जाएगा? जिससे पैसा आया है मोहन। भाई क्रेडिट की एंट्री फिल हो गई, डेबिट फिल कर दो, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ आसान है कि नहीं है? मोहन से कैश आया कितना सर? 50,000। गया कितना? 20,000। अभी भी वो कितना मांगता है? 30,000। आ रही है समझ में बात? ओके सर आ रही है। नेक्स्ट
अब आर्टिफिशियल पर्सन को समझते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब हमने बैंक में जमा कराया पैसा। बैंक क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन जो हमारे घर नहीं आ सकता, लेन देन नहीं कर सकता, कॉल आ सकता है भाई पैसे जमा करो, पेनल्टी जमा करो, ब्याज जमा करो, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अपन हम करेंगे आर्टिफिशियल पर्सन की एंट्री। ये व्यक्ति है, इसने 20,000 रुपये कहाँ जमा करा दिए? बैंक में। पैसे कहाँ से लिए? सर बिजनेस से। तो बिजनेस से पैसे कहाँ चले गए? सर बैंक में। तो बिजनेस से कैश आ रहा है जा रहा है? मुनीम जब देखेंगे सर बिजनेस से तो कैश जा रहा है, तो जा रहा है तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। किसको जा रहा है? बैंक को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000 रुपीज। इसकी एंट्री कैश गया टू कैश। कितना गया? सर 20,000। किसको गया? बैंक को। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जनरल एंट्रीज हो गई। ये इसका नरेशन बीइंग अमाउंट कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और ये एंट्री पूरी। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला, ये लिखा हुआ है क्या इसने पर्सनल यूज के लिए निकाला? नहीं सर, सिर्फ बैंक के पैसे निकाला, मतलब कि बैंक से पैसा निकाल के अपन कहाँ लेके आए? बिजनेस में। बैंक से विड्रॉल करा, मतलब कि विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। और किसके लिए निकाला? 20,000 रुपये, सॉरी 2,000 ही क्या? अच्छा 20 जमा कराए, 2,000 रुपये निकाले बैंक से, निकाल के अपने कहाँ डाले? बिजनेस में डाले। तो बिजनेस में कैश आया गया? सर बिजनेस में कैश आया, तो कैश क्या कर देंगे? डेबिट। ओके, तो ये मुनीम जी करेंगे एंट्री इसकी। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला, हमारे पास कैश आया बिजनेस के अंदर। कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया? बैंक से। अब बैंक में गया कितना था? ये देखो कैश गया किसको गया? बैंक को। कितना? सर 20,000। वहां से आया कितना? सर 2,000। अब बैंक में कितना पड़ा है? सर 18,000। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो इस कैश को पकड़ के रखो। कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया ना, भाई अब मैं ये नहीं सिखा सकता। आप कहोगे सर हमने माल बेचा है और कैश हमारा गया है, तो मैं आपको अकाउंट्स नहीं सिखा पाऊंगा, आज ही छोड़ देना। अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है ना कौन से ट्रांजैक्शन से कैश आता है और कौन से ट्रांजैक्शन से कैश जाता है, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो आज अकाउंट छोड़ देना, आगे अकाउंट्स को मत पढ़ना। अगर मेरी 9 साल की बच्ची है, उसको बोलूँ ना बेटा टॉफ़ी खरीदेगी तो अपने तेरे से कैश जाएगा आएगा, तो बताएगी सर मैं पापा टॉफ़ी खरीदूंगी तो कैश जाएगा। 9 साल का बच्चा भी बता देता है। तो ये तो नॉर्मल बात है। बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन से आपको पता चलना चाहिए बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है। सर आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, जा रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए आप लोग नेक्स्ट, डिपॉजिट कितना कराया? सर 20,000 रुपया। कैश गया किसको गया? बैंक को। डिपॉजिट कितना कराया? 20। अब उसमें से विड्रॉल कितना कर लिया? कैश आया हमारे पास, किससे आया? बैंक से। विड्रॉल कितना कर दिया? 2,000 रुपीज। पीछे बैलेंस कितना पड़ा है? सर 18,000 का बैलेंस पड़ा है। आगे बात समझ में? ओके सर आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन। पे टू एबीसी लिमिटेड कंपनी। अब आर्टिफिशियल में हमने जैसे बैंक से तो लेन देन करते ही करते हैं, किसी कंपनी को हमने पेड करा, वो हम मान लो हमने माल खरीदा होगा, अब हमें उसको पेड करना है, तो खरीदने की एंट्री अलग मैटर हो गई, वो वस्तु में सीखेंगे। अब उस कंपनी को पे करना है, कंपनी एक व्यक्ति है, तो पेड करेंगे तो केस आएगा जाएगा? सर अब तो हम पक गए हैं, हम तो समझ गए सारा, पूरा फंडा समझ गए हैं सर। जब भी केस आएगा डेबिट कर देंगे, जब भी केस जाएगा क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर सर हमसे केस जा रहा है तो हम केस को क्रेडिट कर देंगे टू कैश। किसको जा रहा है? एबीसी लिमिटेड कंपनी को जा रहा है, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी को डेबिट कर देंगे और हमारी एंट्री परफेक्ट होगी और हमारा ये पेमेंट जो है 10,000 रुपये पे हो जाएगा उस कंपनी को, बिजनेस से कैश जाएगा। हम एंट्री को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ईमानदारी से बताना, 11th पूरा कर लिया, 12th पूरा कर लिया, क्या इतनी क्लियरिटी से एंट्रीज जनरल आपको पता थी? इतना क्लियरिटी से एंट्रीज आपको समझ में आती थी? देखते इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका सेंस क्या निकल रहा है, बिजनेस में क्या एक्टिविटीज हो रही है इस एंट्रीज की वजह से, क्या आप लोगों को पता था? पता था तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। और अगर अब आपको पता चल गया है तब आप इंटेलिजेंट बनने जा रहे हो, आज आप अकाउंट्स के धुरंधर बनने जा रहे हो। ठीक है, अब देखो कैश गया, कितना गया सर? 10,000 रुपया। किसको गया? एबीसी लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट, इसको कैश गया। ओके नेक्स्ट, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम, सॉरी ये पेड है, रिसीव नहीं होगा, यहाँ पेड होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये नरेशन का कहीं थोड़ा वो कॉपी पेस्ट हो गया तो उसके हिसाब से गलत हो गया होगा। ये क्या होगा? बीइंग अमाउंट पेड टू फ्रॉम, पेड कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट होगा, पेड टू एबीसी लिमिटेड। इन छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान मत देना, आपको एंट्रीज मतलब मैन ये इस पे फोकस करना है। ओके सर, ये आपको जब पीडीएफ मिलेगी वहां सही लिखा हुआ मिलेगा सारा। हाँ नेक्स्ट, पेड टू एबीसी लिमिटेड कंपनी बाई चेक। अब हमने एबीसी को 10,000 तो पे किए कैश से, अब हमने दे दिया चेक। हमारा कैश कहाँ पड़ा है? बैंक में। तो सर जिस गल्ले पे हम बैठे हैं,
अब मैं ये समझाने वाला नहीं था, बीच में आगे इसलिए समझा रहा हूँ, बाकी हम इसको आगे और स्प्लिट करते हैं, लेकिन एक बैंक से ट्रांजेक्शन भी आपको समझा देते हैं ताकि उससे क्या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मान लो भाई एक्स लिमिटेड कंपनी को हम पे कर रहे हैं, लेकिन मुनीम जी बैठे हैं यहाँ गल्ले पे, गल्ले से तो कैश नहीं दे रहे ना, तो हमारा खुद का बिजनेस का एक अकाउंट है कहाँ, बैंक के अंदर। यहाँ से पैसा वहां गया और वहां से पैसा जा रहा है, तो पैसा कम कहाँ से हो रहा है सर, बैंक से हो रहा है। तो कैश को रिप्लेस कर दो बैंक से, तो बैंक से पैसा गया तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, वही पे, एक्स लिमिटेड को पे कर रहे हैं तो टू कैश, इसकी जगह सिर्फ क्या होंगे, इसकी जगह सिर्फ अपन करेंगे बैंक। तो एबीसी लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर कैश की जगह अपना जाएगा बैंक। ये हो गया, ये रिसीव कॉपी पेस्ट आ रहा है नरेशन, उसकी अब टेंशन मत लेना। ये दूसरी वाली वो करेक्शन करने से पहले वाली आज स्टार्ट हो गई है गलती से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन में बाद में अपन आपको जो सही मिलेगी उसमें नरेशन सही मिलेगा। अब हमने बैंक डिपॉजिट बैंक में कितना कराया वहाँ पे सोचो सर, स्टार्टिंग में भी हमने 20,000 करवाया था, उसके बाद 2,000 हमने निकाल लिए थे, आपको पता हो तो विड्रॉल कर लिए, पीछे कितने बच गए सर, पीछे बच गया 18,000, यहाँ पर 2,000 का एक और पेमेंट हो गया, ये रहा, अब पीछे कितने बच गए सर 16,000। तो भाई बैंक में भी जब डिपॉजिट हुआ जब बैंक डेबिट हुआ और हमारा कैश गया क्रेडिट हुआ, कैश गया क्रेडिट हुआ, अब जब हमने बैंक से वापस विड्रॉल करा बैंक क्रेडिट हो गया, मतलब कि बैंक का भी हिसाब किताब वो भी हम आगे और समझाएंगे अच्छे से। फिलहाल आप अभी कैश को दिमाग में रखो, बिजनेस में जब भी कैश आता है डेबिट होता है, बिजनेस से जब भी कैश जाता है क्रेडिट होता है, और अगर हमारा कोई पेमेंट कैश की जगह बैंक से हो रहा है तो उस कैश के स्थान पर किसको लिख दो, बैंक को लिख दो, बस और कुछ नहीं। आगे चलते हैं अपन अब नेक्स्ट, टेक्निकल रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज बाय सीपी सर। ये भाई साहब बहुत पुरानी चीज़ें आ रही है क्या, ये पुरानी वाली चले आ रही है, नहीं सही है, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है, ये हमने कर लिया भाई पूरा। बिजनेस स्टार्ट करा राम ने, इसने कैश बिजनेस को दिया या इससे कैश बिजनेस लेता है, ये राम मोहन सोहन, ये क्या हो गया यार, ये बच्चों पुरानी स्लाइड आ रही है, ये मैं आपको करा चुका हूँ, बैंक में जमा कराया वगैरह वगैरह, ये भी आज पीपीटी जो है पुरानी वाली स्टार्ट हो गई है ना, ये अपन कैपिटल का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, मतलब कि ये चलो अब चलते हैं अपन अब चलते हैं यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का हमने हिसाब किताब देख लिया, एक व्यक्ति को हम पे करेंगे, एक व्यक्ति से रिसीव करेंगे, चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल की एंट्री भी हो। ड्राइंग की एंट्री मान लो बिजनेसमैन ने पैसा निकाला तो सर हमारा कैश गया, टू कैश कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, डेबिट में क्या कर देंगे ड्राइंग। आ रही है बात समझ में, ओके सर। अब अपन बात करते हैं वस्तुएं खरीदने की, किसकी बात करते हैं बेटा, वस्तुगत खातों की। ये जो पीपीटी है वो विदाउट एडिटेड वाली पहले वाली खुल गई है, अब बीच में तो क्लास ड्रॉप कर नहीं सकती, इतनी मेहनत की है हमने, अब तो जो मुझे आगे बढ़ाना था वो मैंने ले लिया है, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि सर आपने इतना वो जिसकी कर दिया वो क्या है, वो अपन पढ़ा चुके हैं, वो पुरानी पीपीटीज आ गई थी, उससे एडवांस वाली में आपको पढ़ाया है उल्टा। अब देखो, अब वस्तुगत खाते रियल अकाउंट्स, एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है उसका भी हिसाब किताब हो गया, दूसरे व्यक्तियों से लेन देन करता है उनका हिसाब किताब भी अपने कर लिया कैश के रूप में एंट्रीज करके। अब बिजनेसमैन क्या करेगा भाई, बिजनेस में वस्तुएं खरीदेगा, वस्तुओं को बेचेगा, तो उन वस्तुओं का भी वो क्या करेगा, जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। तो भाई उन वस्तुओं को रिकॉर्ड करने के लिए अपन को पहले समझने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स, मतलब थिंग्स, जो वस्तु आ रही है उनको अपन समझना पड़ेगा। तो रियल अकाउंट्स को मैंने दो भाग में बांटा है, मतलब ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, बट एक प्रैक्टिकल अप्रोच को समझने के लिए, जर्नल एंट्रीज में कभी गलती नहीं हो उस चीज़ को सही और तरीके से सेट करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। भाई रियल्स को अपन दो भागों में बांटते, एक तो मानते हैं भाई माल, दूसरा अदर देन माल, मतलब कोई गुड्स अदर देन गुड्स। एक तो मानते हैं अपन गुड्स, दूसरा मानते हैं अदर देन गुड्स, माल के अलावा अन्य वस्तु। जैसे मेरे इस बिजनेसमैन में जो बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेसमैन के बिजनेस में क्या चीज गुड्स है सर, टॉफी। ये टॉफियां खरीदता है और टॉफियां बेचता है, ये तो है माल। किसी भी प्रकार की टॉफी ये खरीदेगा वो गुड्स मानी जाएगी, ठीक है सर। अब टॉफी के अलावा ये पैकिंग की मशीन खरीदता है, पैकिंग वो अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा। फर्नीचर खरीदा गुड्स के अलावा वस्तु,
बिल्डिंग खरीदी गुड्स के अलावा वस्तु। तो आपको बिजनेस के अंदर एक ही चीज सोचना है, ये बाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो ये खरीद रहा है गुड्स खरीद रहा है या अदर देन गुड्स खरीद रहा है। मान लो एक इलेक्ट्रिक शॉप है जिसके अंदर टीवी, फ्रिज, कूलर्स ये सब मिलते हैं, तो इलेक्ट्रिक आइटम जब भी खरीदेगा वो तो गुड्स है। अब उसने जो फर्नीचर लगाया है उसके अंदर, उसके बाहर कांच लगाए हैं, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, दूसरी वस्तुएं खरीद के लिए क्या है, वो सारी क्या है, अदर देन गुड्स। तो नेचर ऑफ बिजनेस को समझना है, नेचर किस चीज का बिजनेस है, टॉफियों का बिजनेस है, टॉफी उसके लिए माल है, बाकी वाला सारा का सारा क्या है, अदर देन गुड्स है। तो आपको गुड्स एंड अदर देन गुड्स को समझना है, उसके बाद एंट्री करनी है। अगर देखा जाए तो ये टॉफियों का जो भी बिजनेस है, टॉफिया जो आपको दिख रही है, ये है गुड्स मेरे इस बिजनेसमैन के लिए। पतलूलाल ने हमने किया स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर में जाके देखना, उसने सर टॉफी का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो टॉफियां उसके लिए क्या है गुड्स है। और टॉफियों के अलावा ये फर्नीचर लगा हुआ है, ये मशीनरियाँ पड़ी है, ये फर्नीचर है, ये मशीनें हैं, फोटोकॉपी की मशीन लगा ली, रुपए पड़े हैं, बिल्डिंग भवन है बड़ा है, ये सब क्या है, अदर देन गुड्स। फाइनली देखा जाए तो भाई वस्तुओं को दो भागों में हमने बांटा है, एक तो गुड्स के रूप में और एक अदर देन गुड्स के रूप में। तो अब इनकी एंट्रीज करने के लिए अपन को कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। सर क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कभी गलती नहीं हो इसके लिए अपन एक कॉन्सेप्ट को ट्रिक कर लेते हैं दिमाग में, ताकि कभी भी हम गलती। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 20,000 की मशीन खरीदी, परचेज देखते हैं, परचेज देखते ही क्या करते हैं, पर उस मशीन की एंट्री की जगह अपन कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कि मशीन का नाम आना चाहिए जहाँ परचेज डाल देते हैं, परचेज का नाम आना चाहिए वहाँ मशीन डाल देते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। वो गलती नहीं हो तो अपन को देखना है पहले खरीद क्या रहे हैं, है ना। परचेज और सेल्स किसको कर रहे हैं, जब भी परचेज करेंगे कि कैश क्या होगा सर, गोज आउट होगा, जब भी सेल्स करेंगे तो कम्स इन होगा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो कैश कब आता है कब जाता है, कम्स इन होता है तो डेबिट करेंगे, गोज आउट होता है तो क्रेडिट करेंगे। एक तो ये रूल्स दिमाग में रखो। दूसरा, अपन भाई गुड्स को भी परचेज करेंगे और सेल्स करेंगे, माल खरीदेंगे और बेचेंगे। अगर बहुत ज्यादा बिक रहा है तो खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे, बार बार बेचेंगे, रोज खरीदेंगे रोज बेचेंगे, परचेज करेंगे और सेल्स करेंगे, किसकी सर, गुड्स की, ठीक है। अब अदर देन गुड्स, माल के अलावा भी कुछ वस्तुएं होगी, उसको भी तो खरीद के ही लाएंगे ना, मार्केट से परचेज करके तो लाएंगे ना। खरीदेंगे सर, बिल्कुल खरीदेंगे। मान लो पैकिंग मशीन खरीदी, 1 महीना भर चली, खराब हो गई, अब उसको वापस कबाड़ी को बेचेंगे, दूसरी लेके आएंगे। तो खरीदी, कबाड़ी को बेची, खरीदना और बेचना हो गया, दूसरी लेके आएंगे। फर्नीचर लगाया खूब सारा, एक थोड़े दिन बाद वो खरीद मतलब डैमेज हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, नया बना देंगे, इसका कबाड़ वाले को बेचो और दूसरा बना लो। तो खरीदेंगे बेचेंगे, दूसरी वस्तुओं को भी अपन परचेज करेंगे और सेल्स करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है भाई, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10,000 रुपीज का माल खरीदा, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, मतलब 10,000 का गुड्स खरीदा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, गुड्स। दूसरा यहां पे क्या लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 10,000, परचेज करा लेकिन क्या करा, फर्नीचर, ये गुड्स नहीं है। जिस चीज का अपन बिजनेस कर रहे हैं वो चीज नहीं है, जिस चीज से बिजनेस कर रहे हैं वो है। मतलब कि लैंड से अपन बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर से अपन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, टॉफियों का बिजनेस कर रहे हैं, इतना फर्क है बस। तो माल का बिजनेस कर रहे हैं, इन चीजों का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये तो अपन एक बार लगाते हैं, बार बार बेचते खरीदनी। मान लो कोई वजन तोलने वाली मशीन यहाँ पे पड़ी है, कोई आएगा कस्टमर टॉफिया लेने, उसने कहा ये ताकड़ी भी दे दो हमको, अपन देंगे क्या, अरे भाई क्यों देंगे, ये तो हमारी रोजी है, इस पे तो तोलते हैं, इससे अपन हमारा व्यापार चलता है, आज भी आपको दे देंगे तो फिर कल हम किस पे तोलेंगे माल, बाहर मार्केट में जाना पड़ेगा, वहां से ले लो। तो उसकी दुकान कहीं और होगी, वहां से लो भाई, ये हमारे लिए माल नहीं है, टॉफिया खरीदने की बात कर। तो ये तो भाई साहब, अब ऐसी कंडीशन में यहां पर जहां गुड्स अगर क्या करें अपन परचेज कर रहे हैं तो वहां परचेज से एंट्री होगी, वहां परचेज से एंट्री होगी। और जहां परचेज कर रहे हैं फर्नीचर तो वहां फर्नीचर से एंट्री होगी, परचेज से एंट्री नहीं होगी। एक तो बात ये। दूसरा, जब अपन कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो कैश तो दोनों ही केस में जाएगा। तो यहां पे भी कैश जा रहा है, अपन लिखेंगे टू कैश, कैश अकाउंट कितना गया सर, 10,000 गया, ठीक है। इसमें भी कैश गया तो अपन लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना गया सर, 10,000 गया। अब यहां पर कैश गया है, वो किसका गया है, गुड्स का गया, तो अपन लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 10,000। यहां पर कैश गया, किसका गया, गुड्स का तो नहीं गया सर, परचेज किया लेकिन फर्नीचर के लिए गया, तो यहां लिखेंगे फर्नीचर।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 10,000। इतना सा अंतर है, आपको समझ में आ गया। सर जब भी गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज से एंट्री करेंगे, और जब भी गुड्स के अलावा किसी अन्य वस्तु अदर देन गुड्स को परचेज करेंगे तो उसके नाम से एंट्री करेंगे हमारे बिजनेस में क्या आ रही है। 3-4 साल बाद भी हम देख सकते हैं हमारा फर्नीचर कितने का था, पीछे अकाउंट्स खोलेंगे अपने जर्नल को देखेंगे कि बेटा जब हमने खरीदा था ना फर्नीचर तब ये इतने का था। तो अब सब परचेज से एंट्री कर देंगे, सारी इसके भी परचेज से कर देंगे, और 3 साल बाद अपन देखना चाहें फर्नीचर की एंट्री कौन सी थी, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना फर्नीचर कितना था, वो मशीन कितनी थी, पंचिंग मशीन वो कितनी थी, वो फलाना डिगड़े, वो लैंड कितना था, बिल्डिंग कितना, उनको अलग नाम से एंट्री करनी पड़ेगी। गुड्स को परचेज और सेल से एंट्री करते हैं, और किसी में भी परचेज और सेल्स नहीं लगाना है। मशीन खरीदो मशीन के नाम से एंट्री होगी, फर्नीचर खरीदो फर्नीचर के नाम से एंट्री होगी, लैंड खरीदो लैंड के नाम से एंट्री होगी, बिल्डिंग खरीदो बिल्डिंग के नाम से एंट्री होगी। लेकिन गुड्स जब भी खरीदते हो, नेचर ऑफ बिजनेस का जब भी माल खरीदते हो, खरीदते ही परचेज से एंट्री होगी, बेचोगे तो उसको सेल से एंट्री करेंगे। आ रहा है समझ में? ओके सर। मान लो एक इसी में लाइन होती है सर, गुड्स की जगह परचेज डेयरी मिल्क कैंडी वर्थ ₹10,000, तो डेयरी मिल्क पढ़ते ही आपके दिमाग के एग्जामिनर यही गेम खेल जाता है, फर्नीचर लिखता फर्नीचर से एंट्री करते डेयरी मिल्क लिख दिया, नाम आ गया, गुड्स आया ही नहीं। और वहाँ कॉमन सेंस आपको लगाना है, डेयरी मिल्क जो है कैंडी वो क्या है सर, हमारा गुड्स है, तो वहाँ डेयरी मिल्क से एंट्री नहीं कर सकती, वहाँ आपको गुड्स से एंट्री करनी है। आ रहा है समझ में? ओके सर आ रहा है। नेक्स्ट दूसरा हो गया 12,000 का माल बेचा, गुड सोल्ड वर्थ 10,000। ये थोड़ा एरर काफ़ी इसमें एरियर है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 12,000 रुपये का फर्नीचर बेचा, मतलब पहला क्या लिखवा है, गुड सोल्ड वर्थ ₹12,000 मान लो, इसका भी क्या मानो, सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹12,000 मान लो। 12,000 रुपये का फर्नीचर बेचा, या जो हमने माल खरीदा उसको 12,000 रुपये में बेचा। तो भाई साहब कैश आया गया, फर्नीचर बेचेंगे तो भी कैश आएगा, गुड्स बेचेंगे तो भी कैश आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट्स, और यहां पर भी कैश आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट्स। यहां पर क्या था, कैश गया हमारा फर्नीचर में, टू कैश अकाउंट, और ऊपर क्या आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये वापस लिख देता हूं, और ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 का। अब एक चीज और, जब भी अपन परचेज करेंगे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम माल खरीदेंगे तो परचेज से एंट्री करेंगे, जब भी हम माल बेचेंगे तो सेल से एंट्री करेंगे। परचेज और सेल से एंट्री करने का मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जब ये लेजर से पोस्टिंग, जर्नल से लेजर पोस्टिंग में जाएगा, लेजर पोस्टिंग से अपने ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लेकिन गुड्स के अलावा जो भी अपन परचेज और सेल्स करते हैं, ये हमारा खरीदने और बेचने का काम नहीं है। 3 साल पहले खरीदा आज बेच दिया, 3 साल पहले 3 लाख में खरीदा आज सिर्फ 10,000 में बिका है, तो कितना घाटा हुआ। तो ये जो भी एसेट अपन खरीदते हैं, ये डेप्रिसिएशन होने के बाद जो बचती है उसको अपन बेचते हैं। जब भी कोई चीज़ खरीदोगे और जब भी कोई चीज़ बेचोगे अदर देन गुड्स के अलावा, तो यहां पर हिसाब किताब आता है प्रॉफिट का और लॉस का। जो आपने फर्नीचर 10,000 में खरीदा उसको आपने कितने में बेचा सर, ये 10 नहीं है 12 कर देना, 12,000 में बेचा तो सर 2,000 का प्रॉफिट हुआ, इसकी भी एंट्री होगी। ये नॉन कैश है, मन से करनी पड़ेगी ना। तो यहां पर एक प्रॉफिट होगा, कैश कितना आया इसलिए मैंने अमाउंट लिखा नहीं सर 12,000 आया। फर्नीचर था कितने का सर 10,000 का था, तो यहां फर्नीचर 10,000 का ही है। टू प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑफ फर्नीचर कितना 2,000, हमने प्रॉफिट कमा लिया। अभी इसको दिमाग में नहीं लेकर आना है, मैंने आपको साथ साथ में बता दिया, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है मैंने कि जब भी आप एसेट को बेचोगे, एसेट स्टॉक भी एसेट है नो डाउट, मतलब कि गुड्स को बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस का हिसाब अपने आप फाइनल अकाउंट में आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के रूप में। लेकिन अगर आप किसी एसेट को अदर देन गुड्स को, कोई वस्तु है उसको परचेज करते हो, जैसे ही उसको सेल्स करते हो,
तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा 11th में, सर हमने मशीन खरीदी, डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद मैंने उसको बेचा, प्रॉफिट निकला या लॉस निकला। सर हम सीए फाउंडेशन में बच्चे, हमारे में डेप्रिसिएशन का टॉपिक तो बहुत लेंथी दे रखा है, वहाँ पे तो आप कहोगे सर ये गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गई, कॉपीराइट्स हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये बना रहे हैं अपन, इसका अपन लाइसेंस ले रहे हैं मान लो किसी चीज़ का, उसमें से डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अरे लगता है, 1 लाख रुपए में लाइसेंस लिया और वो 10 साल तक चलेगा, इसका मतलब वो एमोर्टाइजेशन होगा, उसका घटेगा। डेप्रिसिएशन के नाम पे उसको नाम दिया जाता है एमोर्टाइजेशन। तो एमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा 10 साल के लिए, तो हर साल 10-10 हज़ार वो कम होगा अपने प्रॉफिट में से, तो वहाँ पे भी डेप्रिसिएशन जैसा कॉन्सेप्ट लगता है इनटेंजिबल एसेट में भी, है ना। तो आपको समझ में आया ना, कोई भी अदर देन गुड्स कोई चीज खरीदेंगे और उसको बेचेंगे तो एक प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट साथ में आएगा, और वो मन से एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी सेल्स के टाइम। किसके टाइम? सेल्स के टाइम करनी पड़ेगी। ये जो पीपीटी आई भाई साहब माफ कर देना मुझे, ये अनएडिटेड, वो जो फाइनल पीपीटी थी वो नहीं है, लेकिन अब आज मैंने की पूरी क्लास स्टार्ट कर दी है। अब इसको इतनी मेहनत करने के बाद इसको डिलीट करके नहीं बनाई जा सकती, बिल्कुल एक्यूरेट पीपीटी सही आएगी, वो आपको पीपीटी मिल जाएगी। थोड़ा सा वापस मैं हल्का सा रिवीजन करा दूंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी तक हमने पर्सनल अकाउंट को क्लियर कर दिया है, रियल को क्लियर कर दिया है, अब बचा है नॉमिनल। मतलब कि हमने पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव, इनकी जनरल एंट्री करना सीख लिया। रियल्स की एंट्री करना सीख ली हमने। रियल्स में हमें क्या ध्यान रखना है? गुड्स की जब एंट्री करेंगे परचेज सेल्स होगी, अदर देन गुड्स की जब भी एंट्री करेंगे तो उसके नाम से एंट्री होगी। यहाँ पे देखो ये एंट्री मुझे लिखनी पड़ रही है, आ नहीं रही थी अपने आप, अब जो पीपीटी आएगी नेक्स्ट उसमें लिखी एंट्री खुद आएगी, और यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है मिलेगा। प्रॉफिट और सेल्स करते हो, परचेज और सेल्स करते हो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस आपको मन से, चाहे साल के बीच में बेचो, चाहे साल के एंड में बेचो, जब भी अदर देन गुड्स की थिंग को किसी को भी बेचते हो, मशीन को बेचते हो, फर्नीचर को बेचते हो, व्हीकल को बेचते हो, लैंड को बेचते हो, बिल्डिंग को बेचते हो, तो खरीदी कितने में थी या बेच कितने में रहे हो भाई साहब, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आपको कॉल कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा सरकार को। आ रही है ना बात समझ में? आ रही है सर। तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें यहाँ तक का। तो आज तक की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर करो, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करो, और दिल को छू गई हो, लगता है भाई बहुत नई नई जानकारियाँ मिली है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, तो हमारे पेड कोर्स में आके हमारे कोर्स बाई करो। इसी आशा के साथ मैं सीपी गहलोत आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपसे 299 में आपको कोर्स दे रहे हैं, और यहाँ पर एक बेसिक फंडामेंटल का कोर्स फ्री में चला रहे हैं, तो इसका आउटपुट आप हमें ज़रूर दोगे। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।